हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों स्टार्ट करने जा रहे हैं कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति का पार्ट नंबर 2। ठीक है, कल हम लोगों ने क्लास कहां पर खत्म करी थी? काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा की बात कर रहे थे। मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर कोई गति कर रहा है, अगर कोई मोशन कर रहा है, तो जरूर उसके पास में एनर्जी होगी, तभी वो गति कर रहा है। और इस ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी। अब जैसे बात करते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए अगर कोई एक m द्रव्यमान की एक वस्तु है, ठीक है, अगर ये मोशन कर रही है, गति कर रही है, तो जरूर इसका कोई ना कोई वेग होगा। तो मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी v है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा क्या होगी, ये कैसे निकाले, इसके पास में कितनी एनर्जी है। तो आप लोगों ने आज तक रटा होगा कि काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन दोस्तों आज इससे काम नहीं चलने वाला, ठीक है। एग्जाम के सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लोगे हाफ एम वी स्क्वायर लगा के, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि ये एनर्जी का फॉर्मूला आया कैसे, ये थिंकिंग डेवलप करनी पड़ेगी। क्या इसके लिए रेडी हो आप लोग सभी? बोलो बिल्कुल। तो आइए दोस्तों हम लोग बात करते हैं ये फॉर्मूला, ठीक है, हम लास्ट में रट लेंगे, लेकिन आया कैसे पहले ये समझना पड़ेगा। देखो मान लीजिए कोई दोस्तों एम द्रव्यमान की एक वस्तु थी, स्टार्टिंग में बिल्कुल रेस्ट में थी, प्रारंभ में इसका वेग कितना था? 0 था। आगे बात समझ में। अब आप मान लीजिए आपने इस पे क्या लगा दिया, एक फोर्स लगा दिया, एक फोर्स लगा दिया, और फोर्स लगाया आपने, मान लेते हैं टी समय के लिए। कितने समय के लिए लगाया? टी समय के लिए आपने क्या लगाया? फोर्स लगाया। तो टी समय में ये जो वस्तु यहां से कहां पर आ गई? मान लीजिए इधर आ गई, है ना। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? कितना विस्थापन हो गया? मान लेते हैं डी विस्थापन हो गया, ठीक है। दोस्तों जब आप लोग इस पे धक्का मारोगे, भाई पहले तो इसका वेग 0 था, लेकिन जब धक्का मारोगे इसके पास में कोई वेग आ जाएगा क्या? कुछ वेग आ जाएगा क्या? कुछ वेलोसिटी आ जाएगा क्या? बिल्कुल। तो फाइनली इस जगह इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v हो जाएगी। ये कुछ 2-4 लड़के हैं जो कि आपस में लड़ रहे हैं यूजीसी को लेके। बेटा जी इसके लिए नेताजी बहुत है, आप क्यों कर रहे हो? हैं जो नेता लोग हैं वही बहुत है लड़ाई करने के लिए। तुम भी ऐसे पढ़े लिखे ऐसे क्लास में ऐसे हरकतें करोगे, फिर पढ़े लिखों में और अनपढ़ में अंतर क्या रह जाएगा, है ना। तो इधर पढ़ाई कर लो, इधर आगे बात समझ में। तो अब क्वेश्चन ये है, यहां तक आई होप केस समझ में आया होगा। अब आपने दोस्तों कुछ वर्क करा है क्या, कार्य करा है क्या, पहले मुझे बताओ। इसके लिए जैसे मैं आपको बोलूं कि इस वस्तु को यहां से यहां पर आपने विस्थापित कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, इसके लिए क्या कुछ वर्क यानी कार्य किया होगा क्या आपने? तो कार्य कितना किया है बताओ, कैसे निकाले? तो जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो क्या मैं कार्य का फॉर्मूला लगा सकता हूं क्या? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बोलो यस और नो। बिल्कुल सर हम लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत यहां पर नहीं है। वेरी गुड। दोस्तों आपको पता होगा कि किसी भी वस्तु पे कितना फोर्स लग रहा है, कितना बल लग रहा है, वो किसके बराबर होता है? उस वस्तु का द्रव्यमान कितना है गुना उस वस्तु का त्वरण कितना है, ठीक है। तो मैं क्या ये लिख सकता हूं? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? नहीं है सर। आप मुझे बताइए इस वस्तु का एक्सेलरेशन का मान कितना है, त्वरण का मान कितना है बताओ। एक्सेलरेशन यानी त्वरण क्या होता है बताओ। तो त्वरण कितना होता है? वेग में कितना परिवर्तन हुआ बट्टे कितने समय में हुआ। कितना परिवर्तन हुआ गुरुजी? 0 से v तक हो गया। कितना चेंज आ गया? इसमें से ये माइनस कर लो, तो v में से 0 माइनस करोगे ये आंसर आ जाएगा v। और ये कितने समय में हुआ? मान लेते हैं t समय में हुआ। बोलो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल सर आप लिख सकते हैं। वेरी गुड। दोस्तों गति का दूसरा समीकरण जानते हो क्या? हां सर हम जानते हैं। क्या ये होता है क्या? s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बिल्कुल सर आपने पढ़ाया था स्पीड एंड वेलोसिटी वाले चैप्टर में। तो जब ये यहां से यहां पर आया, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? d हुआ। प्रारंभ में वेग कितना था? 0 था, तो इसको मैं पूरा का पूरा 0 लिख दूं। 1/2 एक्सेलरेशन का मान मैं a मान लेता हूं, और यहां से यहां पर आने में समय कितना लगा? t लगा। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं क्या मैं? बोलो कोई समस्या तो नहीं है आप लोगों को? है ना। सेम दोस्तों एक समीकरण आपने सुना होगा, v बराबर u प्लस ए टी।
क्लियर है? बोलो। चलो सब छोड़ो आप, यहां तक आ गया समझ में? तो मैं इधर क्या लिख रहा हूं, मास इंटू एक्सेलरेशन, आपने क्या बताया, v बाई टी, और d का मान कितना आ गया, 1/2 इंटू ए इंटू टी स्क्वायर, ऐसा कुछ आया है, बहुत बड़ा बड़ा है, ठीक है कोई बात नहीं। तो m इंटू वी बाई टी इंटू 1/2, ए का मान कितना है v बाई टी, और इंटू टी स्क्वायर, क्या ये आ गया क्या? तो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, t इंटू टी हो गया टी स्क्वायर, और ऊपर भी टी स्क्वायर है, कट जाएगा क्या, t इंटू टी टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट जाएगा। तो यहां पर क्या आ रहा है दोस्तों, एम वी स्क्वायर बाई 2 आया या नहीं आया, मुझे तो बस ये बता दो। या मैं बोल सकता हूं 1/2 एम वी स्क्वायर आया या नहीं आया? आया। मैं आपसे बोल रहा हूं आपने कार्य कितना किया, वर्क कितना किया, आपने बोला गुरुजी मैंने इतना किया। देखो पहले इसके पास में ये रेस्ट में था, विराम में था, गति नहीं कर रहा था, ध्यान से समझो। जैसे ही मैंने इस पे बल लगाया, या मैं बोलूं मैंने कार्य करा, तो अगर बात करें कितना कार्य कर दिया, इतना कार्य कर दिया। और क्या यही फॉर्मूला होता है क्या काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा? तो बेसिकली गतिज ऊर्जा का ये फॉर्मूला भी ये होता है। इसका मतलब क्या है कि किसी वस्तु को अगर ये गति कर रही है तो इसके लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी आती कहां से, जो हम लोग वर्क करते हैं, जो हम लोग कार्य करते हैं, वो ही बेसिकली उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। अरे पहले रेस्ट में था, आप बोल रहे हो इधर कुछ भी एनर्जी नहीं है, आप बोल रहे हो इस जगह बहुत सारी एनर्जी आ गई, वो आई कहां से, क्योंकि आपने वर्क करा है, आपने कार्य करा है। बस मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि कार्य एक प्रकार की एनर्जी है। जब हम लोग किसी पे कार्य करते हैं तो उसकी ऊर्जा में इंक्रीमेंट होता है। तो यहां पर जो हमने कार्य करा वो बेसिकली उस कार्य का इस्तेमाल हो गया इसको गति करवाने में। और जब गति के लिए जो एनर्जी होती है उसको गतिज ऊर्जा बोलते हैं, तो उसकी इतनी गतिज ऊर्जा आ गई। तो आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना, अगर पूछा जाए काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालना है, गतिज ऊर्जा कैसे निकालना है, फॉर्मूला लगाना है 1/2 mv स्क्वायर। अगर कोई पूछे गतिज ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक बताओ, तो इसका भी ऐसा ही मात्रक वही होगा जो कार्य का होता है, जो ऊर्जा का होता है, क्या होगा, जूल हो जाएगा। अगर आपसे कोई एग्जाम में पूछा जाए इसका विमीय सूत्र बताओ, डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, तो क्या होगा, तो जो कार्य का होगा विमीय सूत्र वही इसका होगा। अरे यार ये कौन है, इन 2-4 को ब्लॉक ही कर दे क्या, बदतमीज लड़के। धीरज कुमार, तुम भी अपनी जाति SC ST करवा लो UGC का, तुम लैब बदलना। ये क्या है, क्लास में कुछ बच्चे बैठे हैं, शर्म आती है। माता पिता सोच रहे हैं हमारा बच्चा पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, सिलेक्शन लेगा, और बेटा बैठ के ये कर रहा है। नेताओं में और तुम में कोई अंतर नहीं है। बेवकूफ हो चुके हैं बिल्कुल। इधर पढ़ा रहा हूं मैं, ये 1-2 बच्चे आपस में लड़ रहे हैं। अगर लड़ना हो ना, जब क्लास खत्म हो जाएगा ना, दोनों नंबर दे दो, मैं दोनों का एड्रेस दे दूंगा, घर पे एक दूसरे को पीट लेना जाके। इधर पढ़ लो, पहले आ जाओ। चलिए दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन का आंसर करते हैं। एग्जाम में किस प्रकार के आते हैं बताओ, आ जाओ। और इन बच्चों को तो स्पेशली, मेरे पास में कोई हो ना, सरकार मुझे बोल दे कि उन बच्चों को डाटा दो जो बस पढ़ाई का नाटक करता है, मैं उनका दूं। इनका जीवन में कभी सिलेक्शन नहीं हो, कभी रेलवे में नौकरी नहीं लगे, ये किसी में भी, जो सीरियस ही नहीं अपने एग्जाम को लेके, और बातें करते हैं बड़ी बड़ी। यदि किसी गेंद के द्रव्यमान और चाल दोनों को दुगना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितने गुना हो जाएगी? देखिए दोस्तों, एक m द्रव्यमान की वस्तु थी, है ना, पहले ये गति कर रही थी। तो जब भी कोई गति करता है, मोशन करता है, उसके पास में कुछ वेग होता है, और जब सीधे लाइन में चलते हो तो चाल बोल दो, वेग बोल दो, बात बराबर है। तो पहले दोस्तों मान लेते हैं वेग कितना था, v था। अब आपने क्या कर दिया, द्रव्यमान और चाल दोनों को दुगना कर दिया। पहले द्रव्यमान था m, इसका द्रव्यमान कर दिया 2m। पहले जो चाल थी या पहले जो वेग v था, आप कितना कर दिया, 2v कर दिया। तो काइनेटिक एनर्जी कितने गुना हो जाएगी, तो पहले कितनी थी, हाफ mv स्क्वायर, अब कितनी होगी, हाफ, इसका द्रव्यमान कितना है 2m, इसका वेग कितना है 2v का स्क्वायर 4v स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए, तो पहले तो इतना था 1/2 mv स्क्वायर, अब कितना हो गया, 4 × 2, साथ में 8 गुना भी हो रहा है ना, तो 8 गुना हो गया। बन रहे हैं क्वेश्चन? चलिए सारे बनेंगे, टेंशन मत लो, बताओ, आराम से करो,
आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। 5000 किलोग्राम द्रव्यमान के एक ट्रक को, दोस्तों एक ट्रक था, इसका द्रव्यमान है 5000 किलोग्राम, ठीक है। तो पहले इसका वेग था 25 मीटर पर सेकंड। त्वरण की वजह से, एक्सेलरेशन की वजह से वेग बढ़ता है, तो इसका मतलब इसका वेग कहां तक बढ़ गया, इसका वेग 35 मीटर पर सेकंड तक हो गया। तो आपको बताना है इसके गतिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन आया। तो दोस्तों पहले गतिज ऊर्जा कितनी थी, क्या फॉर्मूला लगाओगे, 1/2 mv², ये फॉर्मूला होता है। तो पहले गतिज ऊर्जा कितनी थी, 1/2, इसका द्रव्यमान था 5000, पहले वेग था 25, तो 25 का स्क्वायर कर दो, पहले गतिज ऊर्जा ये आ गई। यहां पर कितनी आ गई, हाफ, m का मान कितना है 5000, वेग का मान कितना है 35, तो 35 का स्क्वायर कर लो, ठीक है। तो कितना परिवर्तन आ गया, कितना चेंज आ गया, आप क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 5000/2 तो एलसीएम आ गया, ठीक है, और इधर आ गया 35 का स्क्वायर और इधर 25 का स्क्वायर। बोलो यस और नो। आपका दोस्तों आंसर, आपने सारे ऐसा ही मात्रक रखे ना, आपने सारे ऐसा ही मात्रक रखे हैं ना, बोलो। द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक होता है किलोग्राम, वेग का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, सारे ऐसा ही मात्रक रखे हैं। तो आपका आंसर किस में आएगा, ये जूल में आएगा, ऐसा ही मात्रक में आएगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि आंसर बताना है आपको मेगा जूल में, मतलब आपके पास में जूल है, इधर मेगा लेके आना है। तो मेगा का मतलब क्या होता है, 10 की पावर, भूल गए सब, 10 की पावर 6। तो जैसे इसमें आप लोग 10 की पावर 6 का भाग लगा दोगे तो आपका आंसर किस में आ जाएगा, मेगा जूल में आ जाएगा। बताओ कितना आ रहा है, बताओ अब, ठीक है, आ जाओ। तो 5000/2 हो गया 2500 बट्टे 10 की पावर 6। दोस्तों 35 का स्क्वायर कितना होता है यार, मेरे को नहीं आता, बताओ 35 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 35 का स्क्वायर कितना होता है बता दो यार, मेरे को नहीं आता है, जल्दी से बता दो, हेल्प कर दो। 35 का स्क्वायर कई बच्चे बोल रहे हैं 1225, सही बात है, पक्का ना, कहना मान लो गलती, हाँ ठीक है। और मुझे ये बताओ 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25 का तो मुझे आता है 625 होता है, ठीक है। तो ये 1200, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0, ये 600 बच गया। तो 2500 गुना 600/10 की पावर 6। अब देखो मेरी बात समझो, तो ये 1 2 3 4, क्या मैं इसको लिख, देखो 25 तो था ही, 6 भी था, क्या मैं 10 की पावर 4 लिख दूं, बिल्कुल लिख दो, और नीचे 10 की पावर 6। तो ये 10 की पावर 6 कैंसिल हो गया, 10 की पावर 4 से 10 की पावर 2 बचा, 10 की पावर 2 का मतलब 100, तो 100 कटा 25 से 4 बार में, तो प्यारे दोस्तों आंसर आ जाएगा आपका 4/6, सॉरी 6/4, आई एम रियली सॉरी, 6/4 है ना। तो 6/4 आ गया, 6 कटा 2 से 3 बार में, 4 कटा 2 से 2 बार में, 3/2, डेढ़ आंसर आ रहा है ना। आगे बात समझ में, तो थोड़ा सा बस कैलकुलेशन का ध्यान रखिए, क्वेश्चन सिंपल है, कुछ खतरनाक नहीं था। चलिए इसका आंसर बताओ, आराम से करो। आराम से करिए। 5000 किलोग्राम की एक ट्रेन है जो कि 5 मीटर पर सेकंड से बढ़कर 25 मीटर पर सेकंड की चाल प्राप्त कर लेती है। तो गतिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन आएगा, तो पहले कितनी थी, बाद में कितने हो गए, निकाल लो, फॉर्मूला लगा दो, हाफ mv²। तो m/2 तो कॉमन आ जाएगा, बाद में वेग कितना हो गया 25, 25 का स्क्वायर 625, पहले वेग था 5, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। तो m का मान है 50,000, 50,000/2 कितना हो जाएगा 25,000, और 625 में से 25 गए तो 600 बचा। अब ये जो आपका आंसर आएगा वो किस में आएगा, जूल में आएगा, लेकिन ऑप्शन में मेगा जूल में पूछ रहा है, तो 10 की पावर 6 से भाग लगा दो, अब ये आपका जूल मेगा जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो 1 2 3 4 5, तो मैं क्या लिख सकता हूं, ये 25 × 6 और 10 की पावर 5, नीचे था 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 कट जाएगा, 10 की पावर 5 से नीचे बच जाएगा 10, ठीक है। और करो, ये 10 गया 5 से 2 बार में, 25 गया 5 से 5 बार में, 6 पंजे 30, 30/2 15। मेरे को नहीं लगता कोई दिक्कत आ रही होगी, है ना, आप एग्जाम में बना लोगे, ये 2019 वाला क्वेश्चन है। चलो अब आप बोलोगे गुरुजी एएलपी और टेक कैसे हो गया ये। दोस्तों उस समय 2018 की जो भर्ती थी ना, उस समय एएलपी और टेक्नीशियन का सेम पेपर होता था, CBT 1B CBT 2B। चलिए बताइए इसका आंसर,
आराम से करिए। यदि किसी कार की चाल 64 किलोमीटर पर घंटा से बढ़कर 120 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई तो उसकी गतिज ऊर्जा किस अनुपात में बढ़ जाएगी? देखो, पहले उसका जो वेग था वो था 64 किलोमीटर प्रति घंटा। आप अगर मीटर पर सेकंड में बदलना चाहो तो बदल सकते हो, वरना वैसे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। कर लो मीटर पर सेकंड में, तो कितना आएगा ये? 4 से कटा 16 बार में 18 तो कटेगा ही नहीं 4 से। मतलब ऐसा करने की जरूरत नहीं है आपको, है ना, मीटर पर सेकंड में बदलने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है अभी मैं बता दूंगा आपको। तो इधर था इसका वेग 64 किलोमीटर प्रति घंटा, बाद में वेग कितना हो गया? 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलो, तो उसकी गतिज ऊर्जा किस अनुपात में बढ़ जाएगी? देखिए, गतिज ऊर्जा क्या होता है? हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। तो यहां पर वी स्क्वायर कितना है? इसका स्क्वायर कितना है? 64 इंटू 64, है ना। और यहां पर कितना हो जाएगा भाई? 1/2m तो कॉमन रहेगा दोनों जगह, उससे तो कंपेयर नहीं है। डिफरेंस किस में आ रहा है? यहां पर ये 64 इंटू 64 आएगा, यहां पर 120 इंटू 120 आएगा। बोलो मेरी बात समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? ठीक है, तो आप मुझे एक चीज बताइए, मान ज्यादा कौन सा है? ये मान ज्यादा है, फिर ये वाला ज्यादा है, ये वाला ज्यादा है। तो इसमें कितना गुना करूं कि ये आ जाए? तो मान लेते हैं x का गुना करोगे तो आपके पास में ये आ जाएगा। तो वो x का मान कितना आ जाएगा? 120 इंटू 120 बटे 64 इंटू 64। दोस्तों 64 किससे कटता है? अरे भैया हेल्प कर दो मेरी। 15 4, बताओ क्या 4 से 16 बार में जाएगा क्या? 120 4 से कितने बार में जाएगा? 50 बार में जाएगा। सेम ये भी 4 से 50 बार में जाएगा, ये 16 बार में जाएगा। 50 कटा 2 से 25 बार में, 16 कटा 2 से 8 बार में। सेम यहाँ पर भी। तो और बताओ दोस्तों, कुछ गलती कर दिया क्या? नहीं करा ना। तो 25 इंटू 25 625, नीचे आ रहा है 64। तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? बोलो यस और नो। दोस्तों समझ में आ रहा है? एग्जाम में भी आप लोगों से क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे, ठीक है। एग्जाम में भी आपसे ऐसे ही बनेंगे अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे चलिए, इसका आंसर बताएंगे। एक बच्चा बोल रहा है कुछ गलती कर दी आपने। क्या कर दी बेटा? जल्दी से बताओ, कुछ गलती कर दी क्या मैंने? अच्छा मैंने रॉन्ग कर दिया? क्या कर दिया? अरे मेरी गणित कमज़ोर है, कितनी बार बोलूँ। कर बताओ क्या होगा? तो लो मैं इधर कर देता हूँ, 120 गुना 120 बटे 64 इंटू 64। मैंने ये करा था कि यार ये 64 गया 4 से 16 बार में, ठीक है। अच्छा ये जाएगा 30 बार में। आई एम रियली सॉरी, शायद मैंने 25 लिख दिया था। क्या मैंने यही गलती करी थी? हाँ। अब करो, 16 गया 2 से 8 बार में, 30 गया 2 से 15 बार में। तो 15 बट्टे 8 इधर आ गया, सेम 15 बट्टे 8 इधर आ जाएगा। तो 15 इंटू 15 होता है 225 और 8 इंटू 8 64, 225 बट्टे 64। अरे फिर इधर सही कैसे आ गया? अब ठीक है? अब ठीक है? क्लियर है? प्रियांशु कुमार जी लास्ट में पूछ लेना ये, ठीक है। भी ये चैप्टर क्यों बिगाड़ रहे हो अपना? आ जाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताओ जल्दी से। 50 किलोग्राम का एक लड़का 100 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक स्कूटर को इतनी चाल से चला रहा है। आप करो, मैं नहीं करूंगा। बताओ, आप करो, बताओ, आप सॉल्व करो, मैं नहीं करूंगा। अब देखो देखो दोस्तों, ये दोनों गति कर रहे हैं एक साथ, तो कुल द्रव्यमान में कितना मान लूं? 100 प्लस 50, 150 मान लूं क्या? क्वेश्चन में बोला जा रहा है स्कूटर और लड़के की गतिज ऊर्जा इतने किलो जूल। जूल में कितना हो जाएगा?
भाई 76.8 किलो जूल। अगर इसको जूल में बदलना है तो 1000 से गुना कर दो, मैंने 1000 से गुना कर दिया, जूल में आ गया, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ इंटू एम। टोटल एम कितना है, टोटल मास कितना है 150, वेलोसिटी हमने वी मान लिया तो वी का स्क्वायर। तो अब आप लोगों को सॉल्व करना है, तो वी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 76.8 गुना 10 की पावर 3, और इधर क्या आ जाएगा 150 इंटू 1, ऐसे बोलो ये आ जाएगा या नहीं आएगा बोलो। अब सॉल्व कर लो यार, आपकी सबकी गणित शानदार है। कितना आएगा, बच्चे बोल रहे हैं कि सर 1024 आएगा, ठीक है, वी स्क्वायर का मान 1024 आएगा, और सर जब ये वी निकालोगे तो मेरा आंसर 32 में आ जाएगा। सही है, सही मान लूं, आप पे भरोसा कर लूं ना, चलिए बहुत बढ़िया, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। एक कार की चाल 25 मीटर पर सेकंड से घटकर इतनी हो गई। तो दोस्तों एक कार था, इसका वेग में इसका द्रव्यमान में m मान लेता हूं। पहले इसका वेग था 25 मीटर पर सेकंड, बाद में इसका वेग हो गया 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इसका द्रव्यमान बताना है, चलो बताओ कितना होगा। तो पहले गतिज ऊर्जा थी हाफ इंटू एम इंटू इसके वेग का स्क्वायर यानी 625। बाद में कितनी होगी गतिज ऊर्जा, हाफ इंटू एम इंटू इसके वेग का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225। क्लियर है दोस्तों, बोला जा रहा है कितनी कमी आ गई, 200 किलो जूल की कमी हो गई। तो इसमें से ये माइनस करोगे तो आंसर कितना आना चाहिए, 200 किलो जूल आना चाहिए। जूल में बता दो, 200 गुना 10 की पावर 3 जूल, इतना आना चाहिए, ठीक है। तो पहले अच्छा दोस्तों, आप मात्रक में कंफ्यूज तो नहीं हो, एक बार मैं फिर से बता देता हूं। देखो वेग का एसआई मात्रक होता है मीटर, मैं सारे एसआई मात्रक रख रहा हूं। वेग का एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, मैंने वही रखा है। ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल, मैंने जूल में रखा है। तो मेरा जो आंसर आएगा एम का वो एसआई मात्रक में आएगा, और मास का द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम। तो कुल मिला के मेरा आंसर किलोग्राम में आएगा। तो पहले किलोग्राम में निकाल लो, कितना हो जाएगा। देखिए m/2 मैं कॉमन ले लेता हूं, 625 में से 225 गए, कितना बचेगा 400 बचेगा, बराबर 200 गुना 10 की पावर 3। क्लियर है। तो अब ये कितना हो जाएगा, ये 200 ने इस 400 को काटा 2 बार में, ये 2 से 2 कटा, तो m का मान आ गया 1000 किलोग्राम। बोलो बोलो दोस्तों, 1 क्विंटल बराबर होता है 100 किलो, 1000 किलो बराबर होता है 1 टन। तो क्या मैं 1000 किलो बोल दूं या 1 टन बोल दूं, बात बराबर है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बोलो, समझ में आ रहा है। अंजलि, नीरज, अमित, पवन, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। तो आई होप अब आप लोग एग्जाम के क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लोगे। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है ना। अब देखो फॉर्मूला तो कितना सिंपल सा है, हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन वो आपसे ये थोड़ी पूछेगा, अब वो इसमें टफ बनाएगा भी क्या, कुछ टफ बनने को ही नहीं है। तो इसलिए देखो वो घुमा रहा है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन पूछ रहा है, कभी जूल में, कभी किलो जूल में, कभी मेगा जूल में, या कभी द्रव्यमान पूछ रहा है किसमें, टन में या क्विंटल में, क्योंकि इस फॉर्मूले में क्या ही अटकाएगा, वो हाफ एम वी स्क्वायर। इसलिए क्या कर रहा है, वो घुमा घुमा के पूछ रहा है। आई बात समझ में। चले आगे, चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। गतिज ऊर्जा और संवेग में क्या रिलेशन होता है, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में। अरे सब करवाऊंगा 2025 से, तो 2025 वाला तो इससे भी इजी था, सब करवाऊंगा, टेंशन मत लो। वो क्वेश्चन आए, एम पूछा गया है, वी पूछा दिया है, गतिज ऊर्जा बताओ। 2019 के तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन थे, इस बार तो बहुत घटिया क्वेश्चन आया, बहुत इजी आया है, दिमाग खराब हो जाएगा आपको, सॉल्व ही मत करो, वो तो इतनी इजी क्वेश्चन है। आ जाओ, वो तो अच्छी बात है, थोड़े बहुत 2019 के क्वेश्चन अच्छे हैं। अब गतिज ऊर्जा और संवेग में क्या संबंध है, देखिए दोस्तों, किसी भी मान लीजिए कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान है m और उसका वेग है v, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, आपको पता है हाफ एम वी स्क्वायर। और अगर इसका मैं पूछूं संवेग यानी मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम को p से डिनोट करते हैं। सर m से क्यों नहीं करते, क्योंकि m हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं मास के लिए, नहीं द्रव्यमान के लिए। तो मोमेंटम यानी संवेग को p से डिनोट करते हैं। अब मोमेंटम होता क्या है, किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को क्या बोलते हैं, संवेग बोलते हैं, ठीक है। तो अब इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, तो काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला था हाफ एम वी स्क्वायर। मैं इसमें m से गुना कर दूं, m से भाग लगा दूं, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। तो ये m इंटू एम हो जाएगा m स्क्वायर, और ये v स्क्वायर, और इधर ये 2m हो जाएगा। बोलो क्लियर।
सर अंजलि की बात सुनो, अंजलि कहाँ है? अंजलि क्या क्या बोल दिया अंजलि ने? सर फायरिंग गन रिकॉयल वेलोसिटी में प्रॉब्लम आती है। इधर पढ़ लो अंजलि जी। तो अगर आपको उसमें दिक्कत आती है ना, मैंने वो CBT 1 में आता है जनरल साइंस में, है ना, तो वो जाके देखो, वो क्लास देखो फिजिक्स में वापस, है ना। ठीक है दोस्तों, क्या मैं इसको m इंटू वी का स्क्वायर बटे 2m बोल दूं? क्या बोलो? अब m इंटू वी क्या होता है? m इंटू वी क्या होता है? मोमेंटम होता है, संवेग होता है। तो बेसिकली संवेग का स्क्वायर हो गया। तो आप लोग बस ध्यान रखो, काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला और आ गया। अगर आपको किसी का मोमेंटम पता है, संवेग पता है, तो उसके संवेग का स्क्वायर करना बटे 2m कर देना। m क्या है? उस वस्तु का द्रव्यमान। इससे आपको उसकी काइनेटिक एनर्जी पता पड़ जाएगी। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे देखो, बहुत मजा आएगा क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे। ठीक है, आ जाओ, आराम से करो, बढ़िया क्वेश्चन है यार, अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगा के करो। और ऐसे हवा में मत करा करो, ए बी थोड़ा कॉपी में लिखो उसको। आराम से करो। एक हल्के और भारी पिंड का संवेग समान है। देखो दोस्तों, एक हल्की वस्तु है जिसका द्रव्यमान में स्मॉल m मान लेता हूं, एक भारी वस्तु है जिसका द्रव्यमान में कैपिटल M मान लेता हूं। दोनों के पास में मोमेंटम है, संवेग है। इसका मतलब दोनों क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं, क्योंकि जब गति करते हैं तो वेग होता है, और जब वेग होता है तो संवेग होगा। भाई संवेग कैसे निकालते हो? मास इंटू वेलोसिटी से निकालते हो। तो मान लेते हैं कि ये जो गति कर रहा है इसका वेग मान लेते हैं v1 है, इसका वेग v2 है। क्लियर है? बहुत बढ़िया दोस्तों, इसका मोमेंटम मैं p1 मान लेता हूं, इसका मोमेंटम मैं p2 मान लेता हूं। इसकी काइनेटिक एनर्जी मैं ke1 मान लेता हूं, इसकी काइनेटिक एनर्जी मैं ke2 मान लेता हूं। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं इसकी काइनेटिक एनर्जी को, क्या मैं ये लिख सकता हूं क्या? इसके मोमेंटम का स्क्वायर बट्टे 2 इंटू इसका मास। बिल्कुल सर लिख सकते हो। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इसके मोमेंटम का स्क्वायर बटे 2 इंटू इसका मास। बोलो, और बोला क्या जा रहा है? अच्छा, मतलब काइनेटिक एनर्जी आ गई क्या? ke1 का मान ये आ गया, ke2 का मान ये आ गया। बोलो यस और नो, बोलो। दोस्तों अगर मैं बोलूं कि इस वाले के मोमेंटम का स्क्वायर क्या होगा, तो क्या ये हो जाएगा क्या? और इस वाले के मोमेंटम का स्क्वायर क्या होगा? बताओ, बोलो। क्वेश्चन में बोला जा रहा है दोनों के मोमेंटम सेम है, यानी P1 और P2 का मान समान है। तो अगर ये समान है तो इनके स्क्वायर भी समान होंगे। तो कुल मिला के P1 स्क्वायर और P2 स्क्वायर का मान बराबर आएगा। इसको इक्वल कर दो। इक्वल जब आप लोग करोगे तो 2 से ये 2 कटा। ठीक है दोस्तों, इस वाले की काइनेटिक एनर्जी, पहले वाले की काइनेटिक एनर्जी और दूसरे वाले की काइनेटिक एनर्जी का रेशो क्या आ रहा है? कैपिटल M बटे स्मॉल m। कैपिटल M ज्यादा है क्योंकि भारी वाले का द्रव्यमान आपने कैपिटल M माना है, हल्के वाले का स्मॉल m माना है। तो ये द्रव्यमान ज्यादा होगा, ये कम होगा। कुल मिला के ये मान क्या होगा? 1 से ज्यादा आएगा। 1 से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू ज्यादा है, ये वाली वैल्यू कम है। तो ke1 इस पहले वाले की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, यानी हल्के वाले की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। ऑप्शन नंबर ए। बोलो, आ रही है बात समझ में? है ना? तो ऐसे रटा मत करो ऐसे कि बी होगा, ए होगा, आराम से करो। ठीक है, तो किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी? इस हल्के वाले की ज्यादा होगी। अब रटने मत बैठ जाना, हल्का हल्का हल्का। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन चेंज कर लेता है कि एक हल्का पिंड है और भारी पिंड है, दोनों की गतिज ऊर्जा समान है, बताओ किसका संवेग ज्यादा होगा? अब आप सॉल्व करके बताओ। मैं क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं आपको कि एक हल्की वस्तु है और एक भारी वस्तु है, दोनों की गतिज ऊर्जा समान है, तो बताओ किसका मोमेंटम ज्यादा होगा, किसका संवेग ज्यादा होगा? बताओ। तो दोनों की गतिज ऊर्जा समान है, तो दोनों के गतिज ऊर्जा के स्क्वायर भी समान होंगे। तो इसको और इसको बराबर करो। तो जब और इसको आप बराबर करोगे तो आप लोग देखोगे इसका संवेग ज्यादा आएगा, भारी वाले का संवेग ज्यादा आएगा, है ना? तो रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? बोलो। चलिए दोस्तों, आपको एएलपी में अगर पूरे मार्क्स लाने हैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में, एक राज की बात बता दूं, लेकिन वो किसी को बताना मत आप।
राज की बात है वो, बता दूं क्या? गुरुजी प्लीज बताओ। ठीक है, ध्यान से सुनना, बताओगे तो नहीं, पहले प्रॉमिस करो। दोस्तों बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में आपके कितने चैप्टर है? अच्छा आप चलो ये भी एक बार छोड़ो, आपकी पहले तैयारी देखनी पड़ेगी ना। आप मुझे पहले ये बताओ, क्या आपने अभी जो 2025 में जो ALP CBT 2 का एग्जाम हुआ था, क्या आपने उसकी रेस्पॉन्स शीट देखी है क्या? रेस्पॉन्स शीट देखने का मतलब है कि यार कोई बच्चा एग्जाम दे के आया तो आपने देखे कि मतलब मान लो कि कोई एक सेट देखा है कि किसके कितने क्वेश्चन कैसे थे ये, या सर नहीं देखे? चलो कोई बात नहीं, नहीं देखा होगा, नेट पे इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं, कोई बात नहीं है। 2019 का तो देखा होगा आपने, 2019 का, ये कोई 2019 में भी ALP CBT 2 का पेपर हुआ था, 2025 में भी हुआ था। आप कोई सी भी रेस्पॉन्स शीट उठा के देख लेना, ठीक है। आप क्या देखोगे दोस्तों, टोटल क्वेश्चन कितने हैं, सॉरी टोटल चैप्टर कितने हैं बेसिक साइंस इंजीनियरिंग में? दोस्तों 11 चैप्टर है ना। जैसे एक चैप्टर है मात्रक एवं मापन, एक है चाल एवं वेग, एक है द्रव्यमान भार एवं घनत्व, ऐसे ही एक मान लो ये कार्य ऊर्जा एवं शक्ति, एक बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, एक ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, एक इंजीनियरिंग ड्राइंग, एक IT लिटरेसी, एक कंप्यूटर, ऐसे करके है ना, लीवर एंड मशीन, ऐसे टोटल 11 चैप्टर है। दोस्तों छात्रों को बनाया जाता बेवकूफ़, इंजन ड्राइंग इंजन ड्राइंग इंजन ड्राइंग के, पता नहीं इंजन ड्राइंग ऐसे बोल बोल के बच्चों में डर बिठाया जाता है जिससे उनके कोर्स ज़्यादा बिके, ठीक है। और दोस्तों आप देखोगे इंजन ड्राइंग के भी 3 से 4 ही क्वेश्चन आते हैं। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हर एक चैप्टर के इक्वल क्वेश्चन आते हैं। पहली इंपॉर्टेंट बात, आज भी बच्चे पागल है, वो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में केवल और केवल इंजन ड्राइंग पढ़ते हैं, मतलब पूरा अपना फोकस इस पर कर देते हैं, जबकि क्वेश्चन 3 या 4 और फिर ये इनमें क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, समझ लो। तो ये बात हर किसी को नहीं पता, मैं बता रहा हूँ मैं। पहली बात, मेरे पे विश्वास नहीं हो तो आप लोग रेस्पॉन्स शीट देख लेना, है ना, अगर मेरे पे विश्वास नहीं हो तो ठीक है। दूसरी बात, मैं आप लोगों को एक चीज और बोलना चाह रहा हूं, कुछ चैप्टर है जिसमें 100% आप पूरे मार्क्स ला सकते हो, चांसेस है, बहुत कम चांस है कि उसका क्वेश्चन गलत हो, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करा है तो। मात्रक एवं मापन गलत नहीं होगा इसका क्वेश्चन, चाल एवं वेग नहीं होगा, कार्य ऊर्जा एवं शक्ति नहीं होगा, मास वेट एंड डेंसिटी होता ही नहीं है, गलत, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड टेम्परेचर, लीवर एंड मशीन, ये चैप्टर ऐसे हैं कि इनसे अगर आपने पढ़ा है तो बहुत कम चांस है कि क्वेश्चन गलत हो। लेकिन दोस्तों जैसे IT लिटरेसी चैप्टर ऐसा है कि आप कितना भी पढ़ के जाओ लेकिन हो सकता है कि क्वेश्चन गलत हो जाए, क्योंकि यार इतना एक वास्ट सिलेबस हो गया ना, समझ लो बात को। या इंजीनियरिंग ड्राइंग में हो सकता है आपसे क्वेश्चन नहीं बने, हो सकता है, चांसेस है कोई यार, लेकिन ये चैप्टर ऐसे हैं जो 7-8 चैप्टर है ना, जिसमें चांसेस होता है अगर बच्चा पढ़ के जाए कि एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो इसलिए दोस्तों मैं हमेशा यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। और या आप लोग ये पढ़ो, कंप्यूटर के सवाल कोई सब गलत करके आता है, वो कंप्यूटर इतना बड़ा होता है ना, आपको मैं पढ़वाऊंगा, टेंशन मत लो, लेकिन मैं एक रियलिटी पहले चेक करवा रहा हूँ मैं। तो थोड़ा सा स्मार्टली खेला करो, थोड़ा स्मार्ट स्टडी करा करो। दिक्कत क्या है आपके साथ में, आप पहले वो और यार ये पता नहीं क्या है तो सारा ध्यान उस पर लगा देते हो, जिस चीज आराम से पहले स्कोरिंग है उस पर कभी भी ध्यान नहीं लगाते हो। बोलो मैं गलत बोल रहा हूं क्या? और ये आपकी बात नहीं है, और ये आपकी बात नहीं, एक जनरल, मैं भी जब मान लो स्टूडेंट था भाई, मैं भी तो कोई पेट से तो सीख के आया नहीं, तो कभी जैसे मान लो मैं भी पढ़ता था तो हमेशा अपना ध्यान उस तरफ जाता है कि जो बिल्कुल लक्ष्य हो, मतलब, और जो स्कोरिंग पार्ट होता है, स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, वो उस पर ध्यान देते नहीं हो। तो प्लीज़ इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बताओ, आराम से करो। एक ग्राम और 4 ग्राम के 2 द्रव्यमान समान गतिज ऊर्जा से गति कर रहे हैं, उनके रैखिक संवेग के परिमाणों का अनुपात क्या है? देखिए दोस्तों, एक वस्तु थी जिसका द्रव्यमान है 1 ग्राम, एक कोई दूसरी वस्तु है जिसका द्रव्यमान है 4 ग्राम। तो समान गतिज ऊर्जा से गति कर रहे हैं, उनके संवेग का अनुपात क्या होगा? तो इसका संवेग मैंने P1 मान लिया, इसका संवेग मैंने P2 मान लिया। तो दोस्तों काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? संवेग का स्क्वायर बाय 2m। क्लियर है?
ठीक है। और इसकी काइनेटिक एनर्जी, जैसे इसका संवेग मैंने P1 माना तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी P1²/2। इसका मास कितना है 1 किलोग्राम में बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर भी बदलोगे यहां पर भी बदलोगे, लास्ट में कटेंगे वैसे भी, मतलब 1000 का भाग भी लगा दोगे ना तो अभी मैं बताऊंगा कट जाएंगे वो। इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, इसके संवेग का स्क्वायर/2 इंटू इसका मास कितना है 4 ग्राम। तो अगर मान लो इधर 1000 का भाग लगाते, इधर भी 1000 का भाग लगाते तो अल्टीमेटली कटने वाले ही थे वो। और बोला जा रहा है कि गति ऊर्जा समान है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा P1²/P2² क्या जाएगा, ये भी 2 से 2 कट जाएगा, ये 1/4 आ गया। तो P1 और P2 का अनुपात क्या जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो दोनों के संवेग का अनुपात क्या गया 1:2 आ गया। समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ध्यान से देखो। जब भी कुछ रेशो में अनुपात में हो ना तो आपको कुछ किलोग्राम को ग्राम में या ग्राम ऐसे बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कट जाएगा वो, नहीं मिलेगा अमरकांत जी, ठीक है। आ जाओ, दो पिंडों के द्रव्यमान का अनुपात ज्ञात कीजिए जिनकी गतिज ऊर्जा इतनी है और समान रैखिक संवेग के साथ चलती है। तो दो पिंड है, एक का द्रव्यमान में m1 मान लेता हूं, एक का द्रव्यमान में m2 मान लेता हूं। दोस्तों ये भी गति कर रहा है, ये भी गति कर रहा है। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी को मैंने माना Ke1, इसकी काइनेटिक एनर्जी को माना Ke2। बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि Ke1 और Ke2 का रेशो क्या है 5:1 है। दोस्तों अगर ये गति कर रहे हैं तो इसका भी कोई संवेग होगा, इसका भी होगा। इसके संवेग को मैंने मान लिया P1 और इसके संवेग को मैंने मान लिया P2। क्लियर है, दोनों का मोमेंटम सेम है। तो कुल मिला के P1 और P2 बराबर है, या मैं बोलूं P1 और P2 का अनुपात कितना है 1 है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, M1 और M2 का रेशो पूछा गया, कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसकी काइनेटिक एनर्जी को मैं क्या बोल सकता हूं, इसके मोमेंटम का स्क्वायर/2 इंटू इसका मास, और इसकी काइनेटिक एनर्जी को मैं क्या बोल सकता हूं, इसके मोमेंटम का स्क्वायर/2 इंटू इसका मास। और दोनों की काइनेटिक एनर्जी का जो रेशो है वो कितना दिया हुआ है 5:1 दिया हुआ है। आगे बात समझ में। तो अब क्या होगा, देखो ये 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा P1/P2 का होल स्क्वायर, और ये कहाँ चल जाएगा M2 पर चल जाएगा, नहीं ये M2/M1 बराबर 5/1। क्लियर है क्या, ठीक है। तो P1 और P2 का रेशो 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, हटाओ। तो M1 और M2 का रेशो क्या जाएगा 1:5 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अरे ऑप्शन नंबर डी आएगा, ठीक है। अब क्या इतना बड़ा करने की जरूरत थी क्या, ये तो मैं आपको बच्चों जैसे करवा रहा हूं। जो समझदार बच्चा होगा वो क्या करेगा बताऊं, देखो वो बोलेगा कि काइनेटिक एनर्जी होती है मोमेंटम का स्क्वायर/2m। बोलो बात सही है नहीं है। वो क्या करेगा, वो ऐसे करेगा, क्या मैं m को ऐसे लिख सकता हूं क्या P²/2 इंटू काइनेटिक एनर्जी, बोलो। तो मोमेंटम तो दोनों का सेम है, इससे तो कंपैरिजन ही नहीं है। तो जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी उसका मास कम होगा, जिसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी उसका मास ज्यादा होगा। बेसिकली मास का जो अनुपात होगा वो किसके रिवर्स में होगा, काइनेटिक एनर्जी के रिवर्स में। तो काइनेटिक एनर्जी का Ke1 और Ke2 का अनुपात दिया हुआ था 5:1, तो Ke2 का क्या हो जाएगा 1:5। समझ रहे हो, अरे बोलो, है ना। चलो आ जाओ, चलिए यहां तक समझ में आया। काइनेटिक एनर्जी आई होप आपको समझ में आया होगा, गतिज ऊर्जा। अब बात करते हैं दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी क्या है। अंजलि कुमार जी बोल रही है सर मेरी आई की पावर ये है, मैं ALP के लिए एलिजिबल हूँ क्या। अंजलि जी रेलवे का जो ऑफिशियल, आप कोई भी बच्चा हो, केवल अंजलि जी के लिए बात नहीं है, कोई भी बच्चा हो, जब आप मेडिकल देने जाओगे उस पे भी आपको कोई डाउट आएगा ये है, तो एक काम करो, आपके जो भी आँख के डॉक्टर हैं उनको दिखा लो, वो पहले चेक कर लेंगे वो कि आपकी 6/6 है या नहीं है। हो सकता है अभी 6/6 हो आपकी, 2 महीने बाद आपकी 6/9 निकल जाए। होता है ऐसा, बोलो गलत बोल रहा हूँ क्या। या मान लो अभी आपकी 6/9 है, अगर आपने ध्यान दे दिया तो 6/6 हो जाए। तो आप डॉक्टर से जाके कंसल्ट करो, पहले चेक करो अभी आपकी आंख क्या है, पहली बात। दूसरी बात, डॉक्टर साहब को बोलो कि अगर आपके 6/6 है तो इसको कैसे मेंटेन रखूं, क्या खाना चाहिए, गाजर खानी है क्या खानी है। या 6/9 है तो उसको 6/6 पे कैसे लेके आऊं,
या 6/12 है तो उसको 6/6 पे कैसे ला सकता हूँ, जब मैं क्या आंखों के लिए क्या करूँ जिससे 3 4 5 महीने बाद में भी कोई दिक्कत नहीं आए। आगे बात समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ठीक है, आ जाओ अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा। दोस्तों जैसे नाम से समझ में आ रहा है, स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु की स्थिति के कारण, उसकी पोजीशन के कारण जो उसमें एनर्जी होती है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये कोई m द्रव्यमान की वस्तु है, यहां पर इसके पास में कोई एनर्जी नहीं है, लेकिन जब मैं इसको h ऊंचाई पे लेके जाऊंगा, इसकी स्थिति में परिवर्तन कर दूंगा, यहां पर इसके पास में एनर्जी आ जाएगी। आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ऐसे कैसे कि यहां पर उसके पास में कोई एनर्जी नहीं थी और यहां पर आते ही एनर्जी हो गई। दोस्तों एक व्यक्ति है, प्रधानमंत्री मोदी जी को देख लो, जब वो चाय बेचते थे स्टेशन पे तो क्या कोई पावर थी क्या हाथ में? और आज देखो कितनी पावर है। सेम अभी आपके घर वाले नहीं सुन रहे, हाँ क्या ज्ञान दे रहा है। जिस दिन एलपी बन जाओगे भाई साहब, घर वाले बोलेंगे हाँ बताओ कमरे में पेंट कौन सा करवाए, आपकी हर सलाह ली जाएगी, बोलो। तो पोजीशन का गेम है सारा। अभी हमारी पोजीशन एक बेरोजगार के रूप में, लेकिन समय बदलता है, टेंशन क्यों ले रहे हो यार, मेहनत करते रहो। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, गुरुजी हमारी बात तो समझ में आ रही है, लेकिन ये m द्रव्यमान का वस्तु यहां पर था, इसके पास में एनर्जी नहीं थी, इधर आते एनर्जी कैसे आ गई और इसको आप पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा बोल रहे हैं। पहले तो सर हमको प्रूफ करके बताओ कि यहां पर एनर्जी है, हम कैसे मान ले? दोस्तों एक चीज मुझे बताओ, यहां पर कोई एक चोर बैठा है, चोर, अगर आप यहां से उस पर पत्थर मारोगे तो लगेगी क्या? नहीं। लेकिन ऊंचाई से मारोगे तो क्या लगेगी क्या? यानी ऊंचाई पे जब पत्थर था उसके पास में एनर्जी ज्यादा थी। तो ये देखो मैंने आपको वो करके बता दिया। अब क्वेश्चन ये कि एनर्जी आई कैसे? जब ये ऊंचाई पर है, जमीन से कुछ ऊंचाई पर है, तब उसके पास में एनर्जी आई कैसे? क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों यार, जब मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूं, क्या मुझे काम करना पड़ेगा? क्या मुझे कार्य करना पड़ेगा? क्या कार्य करने का मतलब क्या? मैं एनर्जी दे रहा हूं, ऊर्जा दे रहा हूं। तो बेसिकली मैं इस पे वर्क कर रहा हूं, कार्य कर रहा हूं, इसको ऊर्जा दे रहा हूं। आप बोल रहे हैं इस जगह एनर्जी कहां से आ गई? तो मैंने जो कार्य किया इसको उस पोजीशन में ले जाने के लिए, वो ही इसकी एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। आई है बात समझ में थोड़ा सा क्लियर? तो स्थितिज ऊर्जा होता क्या है? किसी वस्तु की स्थिति के कारण, उसकी पोजीशन के कारण जो उसमें एनर्जी होती है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा। जैसे और एग्जांपल बताता हूं दोस्तों, ये मान लो पानी बह रहा था, आपने पानी को एक जगह स्टोर कर लिया, एक डैम में, एक बांध में, एक पोजीशन में रख दिया। क्या इसके लिए आपके एफर्ट लगे नहीं लगे? आपकी एनर्जी खर्च हुई नहीं हुई? भाई दीवार आपने चारों दीवार बना दी, दीवार उसको रोक रही है, उस पानी को, दीवार के द्वारा कार्य हो रहा ही नहीं हो रहा? बोलो। अब जैसे एक छेद कर दोगे, क्या पानी एकदम से निकलेगा क्या? तो आप बोलोगे सर ये पानी के पास एनर्जी कहां से आ गई? अरे वो पानी को जो आपने स्टोर कर रखा था उस दौरान उसमें एनर्जी थी, या पानी इसमें जो है ना इसके पास में एनर्जी है। ये मत सोचो कि वो है कहीं पर बैठा हुआ है तो उसके पास एनर्जी नहीं है। ठीक है, चलो बहुत सारे एग्जांपल देंगे, टेंशन मत लो, आ जाओ। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? किसी वस्तु की स्थिति के कारण उसमें जो एनर्जी होती है, या जब किसी वस्तु की शेप में, उसके आकार में जब परिवर्तन करते हो तो उसके कारण जो एनर्जी होती है उसमें उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हो। जैसे एक चीज मुझे बताओ, रबड़ है, रबड़ है, रबड़ जानते हो ना? अरे वो चोटियों में लगाती है जो गर्ल्स, है क्या यहां पर कोई चोटियों में लगाते रबड़? अरे मैं से क्यों बोल रहा हूं, मैं नहीं लगाता। तो जब आप लोग इस रबड़ को खींचोगे तो क्या आपको कुछ कार्य करना पड़ रहा है क्या? तो जो वो आपने कार्य करा है ना, वो उसकी मतलब बेसिकली आपने उस रबड़ को एनर्जी दे दी। तो आप बोल रहे हैं कि यार इसके आपने आकार में परिवर्तन कर दिया तो इसमें एनर्जी आ गई। वो एनर्जी आई कहां से? क्योंकि उसके आकार में परिवर्तन करने के लिए मैंने उस पर कार्य किया है, उस पर एनर्जी दी है, पहली बात। अब दोस्तों जब रबड़ को छोड़ोगे तो क्या लगती है क्या? हाथ पे लगती है क्या? तो ये एनर्जी कहां से आई उस रबड़ के पास में? क्योंकि उसके पास में वो एनर्जी थी। जैसे आपने छोड़ा वो एनर्जी कहीं तो रिलीज होगी ना। अरे बोलो यार। ठीक है दोस्तों, आपको आपका बैच ऑफलाइन कर दोगे? मैं सामने आ जाओ क्लास में बैठने पढ़ने, मजे करा देंगे आपको, वहीं से सीधे एलपी बना देंगे,
क्योंकि जो पढ़ाई नहीं करेगा ना, अभी तो क्या है तुम पढ़ाई नहीं करते, सुन लेता हूँ मैं, कान पकड़ के ले आऊँगा सामने। आई बात समझ में? चले थोड़ा सा आगे, चलो आ जाओ। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दोस्तों, बांध के अंदर जो पानी होता है तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, चलो और एग्जाम्पल बताओ। दोस्तों आपने देखा होगा जैसे ये जो कार होती है, चाबी भरने वाली कार नहीं होती क्या? तो बेसिकली जब हम लोग चाबी करते हैं उसमें क्या करते हैं, उस स्प्रिंग को ऐसे, स्प्रिंग और घूमती है, तो जितना ज़्यादा वो स्प्रिंग ऐसे कुंडलित होगी उसमें और एनर्जी आएगी, इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, चले आगे। ये देखो, अगर धनुष की ये मोड़ोगे, खींचोगे, तो इसमें भी पोटेंशियल एनर्जी होती है, स्थिर ऊर्जा होती है, क्योंकि आपने उसको खींचने के लिए उस पर कार्य करा है। आगे बात समझ में? और ये है ना, ये सारी पोटेंशियल एनर्जी के एग्जाम्पल है। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, बाकी का करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में अपना चैप्टर पूरा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ये अपना चैप्टर पूरा हो जाएगा। कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और एक चीज़ मैं और बता दूं दोस्तों, सैटरडे और संडे में आपको छुट्टी के लिए नहीं देता। जो हम लोगों ने पढ़ा है पूरे 5 दिन में, उसके रिवीजन के लिए है। और अब केवल वो 5 दिन नहीं, अब तो पिछले वीक का भी रिवाइज करना है, उससे पिछले वाले वीक का भी रिवाइज करना है। समझ रहे हो बात को? तो 2 दिन अपने खराब मत करा करो। चलो जल्दी से बताओ। हाँ प्रियांशु जी, अब बताओ, पृथ्वी की सतह से जेड ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण इतना है और जेड गहराई पे इतना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। प्रियांशु कुमार जी ने क्वेश्चन पूछा है कि सर ये पृथ्वी की सतह है, इससे जेड ऊंचाई पर, ठीक है, पृथ्वी की सतह से जेड ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण मान लिया G1, ठीक है, और सतह से जेड गहराई पर, सतह से जेड गहराई पे आप लोग जा रहे हो, तो इधर गुरुत्वीय त्वरण कितना है? G2 है। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तो ऑप्शन नंबर ए G1 ज्यादा हो। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड, है ना। तो क्वेश्चन ये है कि G1 की वैल्यू ज्यादा है या G2 की वैल्यू ज्यादा है, मतलब G1 की वैल्यू ज्यादा है या G2 की वैल्यू ज्यादा है, या दोनों की वैल्यू बराबर है, या कुछ कह नहीं सकते। ऐसे करके 4 ऑप्शन है। ठीक है, बहुत बढ़िया। प्रियांशु जी क्वेश्चन यही था, क्वेश्चन यही था। ठीक है दोस्तों, मान लेते हैं इस सतह पर जो गुरुत्वीय त्वरण है वो स्मॉल g है। तो क्या यह बात क्लियर है क्या कि ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है, तो G1 की वैल्यू कम होगी G से? क्या मैं ये बोल सकता हूं क्या? और आपको यह भी पता है कि सर गहराई पर आने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? कम होता है। तो मैं ये भी बोल सकता हूं G2 का मान जितना सरफेस पे था गुरुत्वीय त्वरण, उससे तो गहराई पर कम ही होगा। बोलो, बहुत बढ़िया। अब आप लोग मुझे बताओ कि ये जो पॉइंट है वो केंद्र से कितनी दूरी पर है? सॉरी, केंद्र से कितनी दूरी पर है बताओ। पहले मैं पूरा तरीका बता रहा हूं, फिर शॉर्टकट बना लेंगे इसका। मान लो रेडियस r है, ये रेडियस अगर r है तो r प्लस जेड का होल स्क्वायर बोल सकता हूं क्या मैं? तो इस पॉइंट पर गुरुत्वीय त्वरण निकालने का कैसे निकाले? केंद्र से कितनी दूरी पर हो गया ये? r प्लस जेड, r प्लस जेड। तो केंद्र से r दूरी पर गुरुत्वीय त्वरण निकालने का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। और केंद्र से r प्लस जेड निकालने पे क्या होगा? कैपिटल G इंटू एम बटे आर प्लस जेड का होल स्क्वायर। बोलो यस और नो। तो ये आ गया आपका G1 का मान। दोस्तों सरफेस से d गहराई पे गुरुत्वीय त्वरण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है मैंने बताया था। तो जेड गहराई पे गुरुत्वीय त्वरण आपने G2 माना, तो जेड उस पर गुरुत्वीय त्वरण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? स्मॉल g इंटू 1 माइनस डेप्थ कितनी है? जेड बटे आर। स्मॉल g क्या होता है? कैपिटल G इंटू कैपिटल एम बटे आर स्क्वायर। तो आप लोग बस क्या करना है, आपको मिलान करना है कि भैया ये मान ज़्यादा है या ये ज़्यादा है, बताओ। क्लियर है? आ गई? तो भैया ये वाला मान ज़्यादा है या वो वाला मान ज़्यादा है? तो इसको सॉल्व करके देख लेना, आंसर आ जाएगा। वो डिपेंड करता है आप लोगों का, जेड पे डिपेंड करेगा वो, जेड का कुछ भी। अच्छा सुनो, और बढ़िया, अब इतना बड़ा नहीं करना आपको। क्या करना है? जेड का कुछ भी मान ले लो, r/2 ले लो। यानी मैं पूछ रहा हूं कि r/2 ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण कुछ है और r/2 डेप्थ पे गुरुत्वीय त्वरण कुछ है।
तो बताओ कौन सा मान ज्यादा होगा? कोई भी मान रख के देख लो जेड का, r/2 रख लो, r/4 रख लो, जो रखना है रख लो। आगे बात समझ में? तो इससे आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। ये क्या किसने पूछा था? प्रियांशु जी ने। प्रियांशु समझ गए? आप कोई भी मान रख लो, r/2 रख लो, r/4 रख लो, ऐसा मान रखो जिससे कैलकुलेशन ईजी हो जाए। मैं रखूं? चलो मैं रख रहा हूं यार, जेड का मान r/2 रख रहा हूं। r² 1 माइनस r/, तो इधर आ गया gm/2r², और इधर r प्लस r/2 3r/2 9r² 4, तो 4 इंटू कैपिटल GM, तो ये आ रहा है 0.5। 4/9 कितना आएगा देख लो। 4/9 1/9 होता है 0, ये 0.44 के आसपास कुछ आएगा। ये वाला मान ज़्यादा आ रहा है, ये यानी इधर गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा होगा। क्लियर है? आई एम नॉट सेटिस्फाई सर। नहीं हो सेटिस्फाई, नहीं हो, वापस बताऊं? अरे यार देखो, समझो, वापस समझ लो। बच्चों को समझ में नहीं आया, जिसको नहीं आया सुनो। देखो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है दोस्तों। पृथ्वी की सतह से जेड ऊंचाई पर इस जगह गुरुत्वाकर्षण मैंने मान लिया g1। कोई दिक्कत है यहां तक? पहले क्वेश्चन समझो। और पृथ्वी की सतह से जेड गहराई पर, उसी गहराई जितनी ऊंचाई पर है ना, देखो पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई पर, मान लो जेड ऊंचाई पर इस जगह गुरुत्वाकर्षण है g1, और दोस्तों उतनी ही जेड गहराई पर इस जगह गुरुत्वाकर्षण है ये। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया कौन सा मान ज्यादा होगा, कौन सा मान कम होगा। क्या ये समझ में आया या नहीं आया? आप पहले मुझे ये बता दो। क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है। अब आप लोग मान लो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण क्या है? स्मॉल g है, मान लो, ठीक है दोस्तों। आप मुझे बताओ कि अगर मैं इस पॉइंट पे गुरुत्वाकर्षण निकालूं तो कैसे निकालूं? तो ये मान लेते हैं पृथ्वी का केंद्र है, तो ये क्या हो जाएगा? इसको बोलोगे रेडियस, बोलो। तो ये जो पॉइंट है केंद्र से कितनी दूरी पर है? r प्लस जेड। भाई ये तो r हो गया, त्रिज्या हो गया, और ये z हो गया। तो केंद्र से r प्लस जेड दूरी पर ये पॉइंट है। तो आपको पता है केंद्र से r दूरी पर गुरुत्वाकर्षण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे अगर मैं बोलूं स्मॉल g निकालना है मेरे को, ये वाला मान निकालना है, इधर कितना है? तो केंद्र से r डिस्टेंस पे हो गया ये वाला पॉइंट, तो यहां पर गुरुत्वाकर्षण को आपने g माना, तो g का मान क्या हो जाएगा? कैपिटल G इंटू m/r²। लेकिन मुझे निकालना है इस जगह, यानी g1 का मान निकालना है। तो ये वाला जो पॉइंट है वो r प्लस जेड बाई डिस्टेंस पे है, तो कैपिटल G इंटू m/r+z का होल स्क्वायर। दोस्तों यहां तक समझ में आ गया क्या? यहां तक समझ में आ गया? बोलो। अब बात करते हैं कि हमको जेड डेप्थ पे इस जगह गुरुत्वाकर्षण निकालना है। तो d गहराई पर गुरुत्वाकर्षण निकालने का फॉर्मूला क्या है? d गहराई पर गुरुत्वाकर्षण निकालने का फॉर्मूला क्या है? मैंने आपको बताया था स्मॉल g इंटू 1 माइनस d/r। ये स्मॉल g क्या होता है? सरफेस पे गुरुत्वाकर्षण। तो सरफेस पे गुरुत्वाकर्षण कितना है? ये है कैपिटल G इंटू m/r² इंटू 1 माइनस कितने डेप्थ पे? जेड डेप्थ पे। बोलो यहां तक समझ में आ गया क्या? प्रियांशु जी यहां तक समझ में आया? सेटिस्फाइड हो? सेटिस्फाइड हो? यहां तक सेटिस्फाइड हो? ठीक है। अब जेड का मान आप कुछ भी रख लो, तो जेड का मान लेता हूं मैं r/2 रख लेता हूं। भाई चेक ही तो करना है आपको, जेड का कुछ भी मान रख लो। r/2 रख लिया मैंने, तो r/2 का मान, r/2 इधर भी रख के देखो, r/2 इधर भी रख के देखो। जब इधर मैं r/2 रखूंगा तो ये r/2 जब रखोगे तो 1 प्लस 1/3/2, और ये कितना हो जाएगा? 3, ये 3, ये आ जाएगा 4 इंटू कैपिटल G इंटू m। तो कुछ ये आ रहा है मेरा, कोई दिक्कत है क्या किसी को? और यहां पर वो जेड का मान r/2 जब रखोगे तो क्या आ जाएगा? जेड का मान जैसे r/2 रखोगे तो कहे ये आ जाएगा कैपिटल G इंटू m/2r²। कोई दिक्कत है क्या बताओ? तो इस 1/2 होता है 0.5, तो 0.5 इंटू कैपिटल G इंटू m/r²। और यहां पर कितना आ जाएगा? 1/9 होता है 0.11, 4/9 हो जाएगा 0.44। तो बताओ कौन सा मान ज्यादा आ रहा है? ये वाला मान ज्यादा आ रहा है, यानी जो d गहराई पर जो गुरुत्वाकर्षण था ना, वो वाला क्या होगा? ज्यादा होगा।
ये एक रणविजय कुमार यादव है, इसको एक बार ब्लॉक कराते हैं, सीधा एलपी बनाते हैं इसको, है ना। बहुत दिन से देख रहा हूँ मैं सोच रहा हूँ बच्चा है क्या करें। प्रियांशु जी अब आ गया समझ में, सभी बच्चों को आ गया, ठीक है। चले चलो तो रखते हैं, मिलते हैं हम लोग मंडे को यानी सोमवार को। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।